In this question, a rod of mass m 10 kg is hinged at its midpoint on the top of a pedestal of a height h 50 centimeter. This is the pedestal which is of the height 50 centimeter and mass small m 250 gram. The ends of the rod are connected to a ceiling with the help of two springs of equal relaxed length L0 40 centimeter and unequal force constants K1 and K2. In equilibrium, the rod stays at an unknown angle from the horizontal and the springs are vertical as on the figure. If height of the ceiling above the floor is h is equal to 1.5, find the force of normal reaction between the pedestal of the floor. तो जो pedestal है, pedestal और floor के बेस में क्या नॉर्मल रिएक्शन ये कैलकुलेट करना है. तो लेट अस फर्स्ट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड. और मैं ऐसा करता हूँ कि रॉड के साथ में यहाँ पे कंबाइंड ये भी ले लेता हूँ, ये जो पेडेस्टल है इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. और यहाँ पे रॉड के लिए लिखा नहीं है कि यूनिफॉर्म है यहाँ पर ही, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रॉड का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. रॉड इज़ ऑफ यूनिफॉर्म मास, जैसे कि उसका जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा. तो आई एम अज्यूमिंग रॉड इज मास ऑन द रॉड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड प्लस दिस पेडेस्टल. जिससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पर सपोर्ट या हिंज जो भी है, इस हिंज का मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, तो मैं उससे बच जाऊंगा यहाँ पर इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से. तो इन सभी का एक साथ कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम में बना देता हूँ. तो फ्री बॉडी डायग्राम, सो दिस इज द रॉड एंड एट दिस मिड पॉइंट वी हैव पेडेस्टल लाइक दिस. तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब जैसे यहाँ पर मुझे पता नहीं कि अभी इसमें क्या एक्सटेंशन है नहीं है, तो यहाँ के फोर्स को मैं लेट से F1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, सपोज दिस फोर्स इज F1, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है उस स्प्रिंग फोर्स को मैं F2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ. सपोज ये F1 हो गया यहाँ पे और ये हो गया F2. फिर उसके अलावा यहाँ पर जो हिंज रिएक्शंस हैं वो हम नहीं दिखाएंगे इसमें, क्योंकि एक तरीके से हिंज को भी मैंने सिस्टम का पार्ट यहाँ पे ले लिया है इसमें. अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा फिर, तो एक तो इनका वेट हो जाएगा, वेट यहाँ पर रॉड का होगा और प्लस यहाँ पर इस पेडेस्टल का वेट होगा. तो दोनों वेट को आप इसी पॉइंट से कुछ इस तरह से पास होते हैं वर्टिकली ऐसे दिखा सकते हो. तो दे आर टू वेट्स हियर, वन इज़ स्मॉल mg एंड वन इज़ कैपिटल mg. फिर उसके अलावा जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, वो नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा फोकस है फिलहाल यहाँ पे कि हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज़ दैट नॉर्मल रिएक्शन. तो इन सभी को कुछ नाम देते हैं यहाँ पर अब यहाँ पे. तो दिस वाज F1, सपोज दिस स्प्रिंग फोर्स इज F2, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन विच वी हैव टू कैलकुलेट. और यहाँ पर ये वन इज़ कैपिटल mg एंड वन इज़ स्मॉल mg. ठीक है, तो इन मासेस के वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पर. और इसके साथ साथ और भी डेटाज हमें दिए हुए हैं कि नेचुरल लेंथ क्या है, ये सब कुछ डेटा है. तो देखते हैं उनका यूज़ कैसे करना है. सर्टेन कुछ हाइट्स और ये एच और स्मॉल एच ये सब कुछ दिया हुआ है. तो पहले तो यहाँ पर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अगर लिखें, तो अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ जो कि इस रॉड का सेंटर है, तो इसके अबाउट अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूंगा तो ये जो नॉर्मल है वो भी यहीं से पास हो रहा है, जो mg है वो भी यहीं से पास हो रहे हैं. तो इन तीनों का तो टॉर्क जो होगा वो इसके अबाउट जीरो हो जाएगा. सिर्फ यहाँ पर F1 और F2 का ही टॉर्क आएगा. और आप देखो F1 और F2 जो है, F1 का जो टॉर्क आएगा, F1 का टॉर्क किस तरीके से आ जाएगा, दिस इज़ r वेक्टर, दिस इज़ r क्रॉस f. तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है इसको और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है. तो क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू F1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू F2. तो दोनों के टॉर्क्स यहाँ पर आप इक्वेट कर दो और आप देखोगे कि यहाँ से ये जो इसके लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आएगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ आर इक्वल. तो यहाँ से डायरेक्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है. जैसे F1 को आप यहाँ पर एक सर्टेन r परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ दैट r परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. This is the line of action and this distance will be the r perpendicular. तो r perpendicular इधर भी उतना ही आएगा और इधर भी उतना ही आएगा, आप देख सकते हो इजीली. तो F2 r perpendicular, तो ये r perpendicular वगैरह यहाँ से कैंसिल हो गए. और इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे आ गया कि दोनों स्प्रिंग्स में जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं.
तो उनको मैं अब अलग अलग लेने के बजाय अच्छा ये होगा कि मैं उनको एक सिंगल एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ। तो सपोज़ ये भी एफ के इक्वल है और ये भी यहाँ पर एफ के इक्वल है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हमने यहाँ पे इंश्योर करा लिया। अब उसके साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट इक्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इससे एक रिलेशन हमारे पास में आ गया, और दूसरा रिलेशन यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कैलकुलेट करेंगे। और ऑब्वियस है कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ऑल द फोर्सेज आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिंपली सेज कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो वर्टिकली अपवर्ड इज द 2F आर combined when उनको लिख दिया 2F plus N, this is equal to M plus M into G. In this equation of force, only unknown is, sorry, there are two unknowns, one is force, spring force, and one is normal reaction. तो normal reaction calculate करने के लिए we must find this force F. जब ये force F आएगा तभी हम यहाँ पे normal reaction calculate कर पाएंगे। और ये जो force F है यहाँ पे, ये फोर्स F अगर आप यहाँ पे लिखो तो दोनों स्प्रिंग में से एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे 25 है, तो 25 और उसमें एक्सटेंशन फिर हमें यहाँ पे चाहिए होगा। फिर दूसरे स्प्रिंग में भी इतना ही फोर्स आ रहा है 15, लेकिन उसमें एक्सटेंशन कुछ अलग होगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है और सेम फोर्स क्रिएट करना है स्प्रिंग में, तो उसके लिए एक्सटेंशन मस्ट बी डिफरेंट इन बोथ द स्प्रिंग्स। तो अब यहाँ पे ये x1 x2 की वैल्यूज़ मुझे कुछ इस तरीके से रखनी पड़ेंगी जिससे कि हम यहाँ पर ये फोर्स कैलकुलेट कर पाएँ। तो अब थोड़ा ज्योमेट्री में हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर फिजिक्स एक तरीके से ओवर हो चुकी है इसमें। द थिंग रिमेनिंग इज यूज़ ऑफ ज्योमेट्री, और जो भी यहाँ पर ये H वगैरह दिए गए उन ज्योमेट्रीज का हम यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे फिर इस क्वेश्चन में। तो कैपिटल H की वैल्यू यहाँ पर जो मुझे दिख रही है दैट वैल्यू इज़ 1.5, हियर इट इज़, तो 1.5 मीटर, तो लेट अस राइट 1.5। Small h is 50 centimeter, it is 0.5, so this distance is 0.5. Let us mark all these distances for our reference. So this distance from here to here, this is h. Now I am assuming this distance as y. Suppose this distance is equal to y. ये मैंने खुद से यहाँ पर एज्यूम किया है, सपोज ये डिस्टेंस y है। अब इस ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर एंगल भी एज्यूम कर सकते हैं कि जो रॉड है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल जो बना हुआ है उस एंगल को लेके भी आप चल सकते हो, उससे भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। मैं वेरिएबल यहाँ पर y को एज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज यहाँ से ये एंड जो है y ऊपर है और यहाँ से ये जो एंड हो जाएगा एक तरीके से, ये जो दूसरा एंड है ये y नीचे हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्री है, मिड पॉइंट पे रोटेटेड है यहाँ पर ये, तो दिस इज़ y हियर। अब यहाँ पे स्प्रिंग की जो लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ एक तरीके से क्या हो गई होगी, इसके नेचुरल लेंथ L0 है, और अगर इसमें मैं एक्सटेंशन x1 बोल रहा हूँ तो L0 प्लस x1, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। अब यहाँ पर अगर मेरे को x1 लिखना है तो x1 आप किस तरीके से लिख सकते हो कि जो यहाँ पर x1 को लिखने के लिए आप पूरी स्प्रिंग की लेंथ निकाल लो, उस पूरी स्प्रिंग की लेंथ में से L0 माइनस कर दो तो यू विल गेट x1। तो अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, this F is equal to now 25. In place of x1 I am going to write कि x1 यहाँ पे क्या होगा, तो मैं स्प्रिंग की लेंथ लिखूंगा कि फिलहाल अभी यहाँ पर इन दिस सिचुएशन स्प्रिंग की एक्सटेंडेड लेंथ मिला करके टोटल लेंथ कितनी है, और फिर उसमें से मैं यहाँ पर x1 को, उसमें से मैं इनिशियल लेंथ को जो नेचुरल लेंथ है उसको माइनस कर दूंगा। तो एक बार मैं करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर ये जो टोटल ये डिस्टेंस है, आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 1.5 है और ये 0.5 है। तो 1.5 में से अगर मैं ये पूरा माइनस कर दूँ, इतना हटा दूँ, तो 1.5 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो ये स्प्रिंग की टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ 1.5, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.5 माइनस y, इतना माइनस कर दिया आपने। ये स्प्रिंग की लेंथ आ गई कि एट दिस मोमेंट व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उस टोटल लेंथ में से आप जो भी लेंथ है L0 0.4 सेंटीमीटर है, L0 0.4 मीटर है, 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, माइनस करते यहाँ पर ये x1 हो गया। तो दिस इज द टोटल लेंथ एट दिस मोमेंट, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, दिस विल गिव द एक्सटेंशन। अब इसी तरीके से आप x2 की वैल्यू लिखने की कोशिश करो यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू जब मैं यहाँ पे लिखूंगा
तो दिस x2 विल नाउ बी इक्वल टू, तो स्प्रिंग की पहले तो आप टोटल लेंथ निकाल लो कि स्प्रिंग की टोटल लेंथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे कितनी है इसके अंदर। तो ये जो वैल्यू है वो h के बराबर है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू h, या फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर। डायरेक्टली मैं यहीं से कर देता हूँ इसको। तो ये इस स्प्रिंग की लेंथ है और यहाँ पर ये जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ इज 2y, यहाँ पर ये y है ये, तो उसके कंपैरिजन में 2y ज़्यादा है। तो जो भी मैंने यहाँ पर ये लेंथ लिखी है, इस पूरी लेंथ में यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग की लेंथ है ये, इस लेंथ में आप 2y ऐड कर लो, तो 1.5 माइनस 0.5 माइनस y प्लस 2y, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग नाउ माइनस द नेचुरल लेंथ, दिस विल गिव द एक्सटेंशन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में सिर्फ y यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है इस इक्वेशन के अंदर, इससे आप यहाँ पे y निकाल सकते हो और y की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 3/20 मीटर। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3/20 मीटर आ जाएगी। y की वैल्यू से आप यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर एक्सटेंशन यहाँ पर कितना होगा, तो मैं एक्सटेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले और उससे फिर फोर्स आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे जो एक्सटेंशन है x1 वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो x1 एक्सटेंशन यहाँ पे, तो x1 एक्सटेंशन, या फिर डायरेक्टली आप ये पूरा फोर्स से कैलकुलेट कर लो। एक्सटेंशन अलग से कैलकुलेट करने का कोई खास मुझे मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कैलकुलेट डायरेक्ट करने का मतलब नहीं मुझे, तो डायरेक्टली फोर्स से ज़्यादा मतलब है मुझे यहाँ पे, तो मैं फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। y की वैल्यू डायरेक्टली इसमें यहाँ पे पुट करते हुए आई कैन डायरेक्टली फाइंड द फोर्स, तो 25, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, बहुत आसान कैलकुलेशन इसके बाद में। तो y 3/20 माइनस 0.4, यहाँ से आप ये फोर्स कैलकुलेट करोगे, दिस फोर्स विल कम आउट एज 45/4 न्यूटन। तो दिस फोर्स इज़ 45/4 न्यूटन, और इस फोर्स की वैल्यू अगर आप इसमें रख लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, ये मासेस वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो, एक 10 kg मास है और एक 0.25 है, तो 10.25 g हो गया 10 माइनस 2f कर दोगे तो 45/4, और इससे एक बहुत ईजी सा आंसर मिल जाएगा आपको। दैट आंसर इज़ 80 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं वैसे। वन इज़ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से इंपॉर्टेंट हमको ये पता चल गया, फिर दूसरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन में हम परेशान हो जाए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, उससे फिर हमें यहाँ पर ये फोर्स मिल रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा हो जाए।